हेलो फ्रेंड, माय नेम इज डॉक्टर राजीव रंजन शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, मरवाड़ी कॉलेज, रांची। आज मैं सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट के लिए कोर पेपर 9 के यूनिट 2 फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनी इसको डिस्कस करूंगा। फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनी को हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी भी कहते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, या तो सोल ट्रेडिंग हो या पार्टनरशिप हो या कंपनी हो, ये लोग सब पहले अपना फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाते थे, जिसको हम लोग हॉरिजेंटल फॉर्म या टी फॉर्म में बनाते थे। इसके लिए हम लोग प्रॉफिट जानने के लिए ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, और एक पार्टिकुलर डेट को बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का क्या फाइनेंशियल पोजीशन है ये जानने के लिए हम लोग बैलेंस शीट बनाते थे। लेकिन टाइम टू टाइम डिफरेंट गाइडलाइन जारी होते रहता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के द्वारा। उसको इनकॉर्पोरेट करते हुए हमको अपने फिनेंशियल पोजीशन को रिवाइज फॉर्म में दिखाना होता है, ताकि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का ट्रू एंड फेयर वैल्यू प्रेजेंट हो सके। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से इंटरनल पार्टी और एक्सटर्नल पार्टी दोनों जुड़े हुए रहते हैं, तो इनके हितों को ध्यान में रखते हुए हमको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का ट्रू एंड फेयर वैल्यू प्रेजेंट करना होता है। ठीक उसी प्रकार ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के लिए बहुत सारे गाइडलाइन जारी होते रहते हैं टाइम टू टाइम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के द्वारा। तो इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को इनकॉर्पोरेट करते हुए बहुत सारे नॉर्म्स बनाए जाते हैं, और नए नॉर्म्स के अनुसार उस स्टैंडर्ड को इंक्लूड करते हुए फिनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंट किया जाता है। अभी कंपनी का जो फिनेंशियल स्टेटमेंट है वो प्रेजेंट करने के लिए, इसके लिए कंपनी एक्ट के शेड्यूल 3 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार हमको अपना फिनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है। ये पहले शेड्यूल 6 में आता था कंपनी एक्ट 1956 में, लेकिन बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आए, उसको इनकॉर्पोरेट करते हुए, इसको हार्मोनाइज करते हुए अब नए कंपनी एक्ट 2013 में इसे शेड्यूल 3 में के अनुसार बनाने का निर्देश दिया गया है। तो अब ये मैंडेटरी हो गया है कि कंपनी का फिनेंशियल स्टेटमेंट फॉर्म में बनेगा, चाहे वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो या बैलेंस शीट हो, एक स्टेटमेंट के फॉर्म में बनेगा, और इसका परफॉर्मा या फॉर्म बिल्कुल क्लियर दिया हुआ है। इसी परफॉर्मा के अनुसार अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का ट्रू एंड फेयर वैल्यू हमको प्रेजेंट करना है। तो हम लोग अब देखेंगे कि इसको हम लोग कैसे प्रेजेंट करते हैं, और इसमें कौन कौन सी मुख्य बातें हैं, किन किन बातों को ध्यान में रखना होगा। अब हम लोग देखते हैं फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनी या फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे पहले, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज रिलेशन टू कंपनी इंक्लूड्स द फॉलोइंग। मतलब कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन कौन से इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है जो कंपनी को दिखाना होता है। तो पहला होता है बैलेंस शीट एज एट एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। बैलेंस शीट दिखलाना होगा एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर पर। नेक्स्ट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट साल के अंत में दिखलाना होगा। और यदि कोई कंपनी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिखलाना होगा। तीसरा जो स्टेटमेंट होता है उसको हम लोग कहते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर। उस फाइनेंशियल ईयर का कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना होता है। और चौथा अदर डॉक्यूमेंट्स इज रिलेशन टू एबव सब क्लाउज। यदि और कोई एबव डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट बनाना है तो वो भी हम लोग बनाएंगे। लेकिन मेनली कंपनी 3 चीज़ बनाती है साल के अंत में, एक बैलेंस शीट, दूसरा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और तीसरा कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब हम लोग देखेंगे शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013।
शेड्यूल 3 के अनुसार कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार हम लोग फिनेंशियल स्टेटमेंट कैसे तैयार करेंगे। तो शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 प्रोवाइड्स द manner in which every company registered under the act shall prepare its statement of profit and loss, balance sheet and note to the financial statement. शेड्यूल 3 कंपनी एक्ट 2013 में एक फॉर्म प्रोवाइड किया गया है, एक गाइडलाइन दिया गया है कि किस तरीके से कंपनी अपना स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट और नोट को किस प्रकार दिखलाएंगे। अब यहां पर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिस्क्लोजर ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट। फिनेंशियल स्टेटमेंट का डिस्क्लोजर मतलब प्रेजेंटेशन कैसे करना है। अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 इन विच फुलफिल द अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स आर, शेड्यूल 3 के पार्ट 1 में फॉर्म दिया गया है बैलेंस शीट का, पार्ट 1 में बैलेंस शीट का फॉर्म है और पार्ट 2 में फॉर्म है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। अब ये जो परफॉर्मा दिया गया है, इस परफॉर्मा को हम लोग को ध्यान से देखना होगा, इसको पढ़ना होगा और इसको मेमोराइज भी करना होगा, याद भी करना होगा। लेकिन बैलेंस शीट को समझने के लिए और उसको बनाने का तरीका के लिए कुछ टेक्निक्स है, कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा। जैसे पुराने बैलेंस शीट में हम लोग कहते हैं ये कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल टू एसेट्स। ये हम लोग सभी को जानते हैं कि कैपिटल और लायबिलिटी के बराबर हमारा एसेट्स होता है। तो हमारे नए परफॉर्मा में कैपिटल के जगह पर इक्विटी होगा। ये कैपिटल पार्ट के लिए 2 पॉइंट बनेगा। कैपिटल पार्ट के लिए 2 पॉइंट, एक शेयर होल्डर्स फंड और शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, और लायबिलिटी के लिए भी 2 पॉइंट बनेगा, तीसरा और चौथा नॉन करेंट लायबिलिटी और करेंट लायबिलिटी। तो जब हम लोग बैलेंस शीट का परफॉर्मा याद करेंगे तो याद रखेंगे कि कैपिटल के लिए 2 पॉइंट बनाना है और 2 पॉइंट लायबिलिटी के लिए बनाना है। उसी प्रकार एसेट्स के लिए सिर्फ 2 पॉइंट बनाना है, पहला पॉइंट नॉन करेंट एसेट्स और दूसरा करेंट एसेट्स। तो हमारा इधर 2, 2, 4 और ये 2, 6 पॉइंट में हमारा आएगा और इसका डिफरेंट सब हेडिंग आएगा। अब हम लोग देखेंगे, ये है हमारा परफॉर्मा शेड्यूल 3 पार्ट 1 फॉर्म्स ऑफ बैलेंस शीट ऑफ कंपनी एक्ट 2013। इसमें सबसे पहले नेम ऑफ कंपनी लिखेंगे, कंपनी का नाम, बैलेंस शीट एज एट, जिस डेट को बनाया जा रहा है उस डेट का यहाँ पर डेट लिखेंगे, यहाँ पर रुपीज़ लिखेंगे, रुपीज़ 1000 में है, लाख में है, क्या है। उसके बाद पहला कॉलम पार्टिकुलर का और उसके बाद नेक्स्ट कॉलम नोट नंबर का। नोट नंबर आप देना बहुत ज़रूरी है, नोट नंबर के बारे में अभी हम बता रहे हैं। फिर उसके बाद ये जो अमाउंट का कॉलम है, उस अमाउंट का पहला कॉलम होगा करंट ईयर का फिगर और फिर उसके बाद होगा प्रीवियस ईयर का फिगर। अब कंपनी के बैलेंस शीट में करेंट ईयर और प्रीवियस ईयर दोनों का फिगर होना चाहिए ताकि देखने वाले कंपेयर कर सके कंपनी के परफॉर्मेंस को और एसेट्स एंड लायबिलिटी को कंपेयर कर सके कि पिछले साल क्या था और इस साल क्या था। तो सबसे पहले जैसे हम बताएं, सबसे पहला पॉइंट होगा हमारा 1 नंबर इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटीज एंड लायबिलिटीज में पहला आएगा हमारा शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में हमारा आ जाएगा पहला शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल का मतलब क्या हो गया, इक्विटी शेयर कैपिटल हमारा कितना है और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना है, इसके बारे में हमको यहाँ पर डिटेल से दिखलाना होगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग टोटल अमाउंट यहाँ पर लिखेंगे। इस अमाउंट का डिसइंटीग्रेशन या बाइफर्केशन हम लोग नोट नंबर 1 दे करके डिटेल से अलग दिखलाएंगे कि हमारा ऑथोराइज कैपिटल कितना था, हमारा इशूड कैपिटल कितना था, कॉल्ड अप कैपिटल कितना था और पेड अप कैपिटल कितना था। तो यहाँ पर हम लोग कंसोलिडेटेड अमाउंट दिखलाएंगे, इसका बाइफर्केशन नोट नंबर 1 लिख करके दिखलाएंगे।
उसी प्रकार रिजर्व एंड सरप्लस, तो रिजर्व एंड सरप्लस में डिफरेंट टाइप के जितने भी रिजर्व हैं, हमारा जनरल रिजर्व हो गया, कैपिटल रिजर्व हो गया, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व हो गया, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हो गया, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व हो गया, और सरप्लस में हमारा आ जाएगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जो करंट ईयर का सरप्लस या प्रॉफिट एंड लॉस है वो यहाँ पर दिखलाया जाएगा। नेक्स्ट है सी पॉइंट, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट का मतलब होता है जो हमारे शेयर होल्डर्स है, जो शुरू से हमारे मेन शेयर होल्डर्स है, उन्हीं को कुछ शेयर ऑफ वारंट ऑफर किया जाता है। ये फ्रैक्शन में नहीं होता है, ये राउंड फिगर में होता है। तो उन्हीं लोगों को, प्रिविलेज शेयर होल्डर को ये शेयर वारंट दिया जाता है। तो यहाँ पर यदि उसमें कोई पैसा आया है तो मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट में हम लोग दिखलाएंगे। फिर दूसरा पॉइंट जो हमारा इक्विटी का दूसरा पॉइंट हमारा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। कंपनी जब शेयर इशू करती है तो एप्लीकेशन मनी मांगती है। मान लिया कंपनी एप्लीकेशन मनी मांग रही है, जब तक उसको शेयर अलॉट नहीं करेगी तब तक वो कंपनी का शेयर होल्डर नहीं होगा। मान लिया कंपनी का एप्लीकेशन मनी जो मांगी है वो अभी आना शुरू हुआ है और अभी ख़त्म नहीं हुआ है। मान लिया साल का अंत जो है हमारा 31 मार्च को होता है और एप्लीकेशन मनी आने का डेट हमारा अप्रैल या मई तक है। तो 31 मार्च तक जितना भी एप्लीकेशन मनी आ चुका है लेकिन अभी शेयर उसको अलॉट नहीं किए हैं, तो उस अमाउंट को हम लोग यहाँ पर दिखलाएंगे। और इसका भी यदि नोट नंबर 2 दे करके इसका डिटेल हम लोग अलग से दिखलाएंगे। अब इसके बाद हमारा तीसरा आता है नॉन करेंट लायबिलिटीज। नॉन करेंट लायबिलिटीज को पुराने में हम लोग कहते थे फिक्स लायबिलिटी, अब इसको कहेंगे नॉन करेंट लायबिलिटी। नॉन करेंट लायबिलिटी में 4 पॉइंट होगा। ए, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग का मतलब हो गया लंबी अवधि के लिए उधार लिया गया हो। तो इसमें जैसे कंपनी ने बॉन्ड जारी किया हो, डिवेंचर जारी किया हो, लोन लिया हो बैंक से, या बैंक से एडवांस लिया हो लंबी अवधि के लिए, तो इस टाइप के बोरोइंग को हम लोग लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंतर्गत दिखलाएंगे। लॉन्ग टर्म है, यहाँ पर शॉर्ट टर्म भी है, यहाँ पर ध्यान देना है, शॉर्ट टर्म भी है नीचे, सबका रिपीट होते जाएगा नीचे। नेक्स्ट है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का मतलब ये हुआ ऐसा टैक्स लायबिलिटी जो कि ड्यू है, जिसको कि अभी तक हम लोग भुगतान किए नहीं है। एक्चुअली होता ये है कि कंपनी अपने अनुसार अपना इनकम के आधार पर टैक्स जमा कर देती है। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको असेस करती है और असेस करने के बाद देखती है कि नहीं इसका टैक्स लायबिलिटी और ज़्यादा है, तो वो टैक्स लायबिलिटी हमारा बनता है जो कि बकाया है, तो वो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी के अंतर्गत हम लोग दिखलाएंगे। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में हमारा हो गया लोन फ्रॉम बैंक्स और अदर्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेज, ये जितना भी आएगा ये हमारा अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में आएगा। अब लॉन्ग टर्म प्रोविजन। लॉन्ग टर्म प्रोविजन का मतलब ये हो गया कंपनी अपने प्रोविजन करती है, जैसे इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट्स या इसी टाइप का और भी कोई लॉन्ग टर्म प्रोविजन करती है तो वो यहाँ पर आएगा। इसका भी नोट नंबर हम लोग दे करके अलग से एक चार्ट में हम लोग दिखलाएंगे। अब उसके बाद चौथा हमारा पॉइंट आता है करेंट लायबिलिटीज। करेंट लायबिलिटीज का मतलब ऐसा लायबिलिटी जिसका भुगतान 1 साल के अंदर में, अगले फाइनेंशियल ईयर के अंदर में हमको कर देना है, अगले 12 महीने के अंदर में कर देना है। तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग, यहाँ लॉन्ग टर्म बोरोइंग था, यहाँ पर शॉर्ट टर्म बोरोइंग। तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग यदि बैंक से लिया है, किसी पार्टी से लिया है छोटी अवधि के लिए, जिसका भुगतान 1 साल के अंदर में हमको कर देना है, तो उस टाइप का बोरोइंग इसके अंतर्गत आएगा। ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल जैसे हम लोग बिल्स पेबल लिखते थे उसी प्रकार यहाँ पर ट्रेड पेबल आएगा। अदर करेंट लायबिलिटीज। अदर करेंट लायबिलिटीज में बहुत सारे चीज़ आ सकते हैं,
जैसे 1 साल के अंदर में जो लायबिलिटी का भुगतान कर देना हो, उस टाइप के लायबिलिटीज को हम लोग क्या कहेंगे, अदर करेंट लायबिलिटीज। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, यदि कंपनी कोई शॉर्ट टर्म प्रोविजन कर रही है छोटी अवधि के लिए, 1 साल के अंदर के लिए किसी प्रकार का प्रोविजन, जैसे एम्प्लॉय के बेनिफिट्स के लिए भी यहाँ पर आ सकता है, तो उस टाइप के प्रोविजन को हम लोग इसके अंतर्गत दिखाएंगे। यदि सबका कंसोलिडेटेड अमाउंट यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसका बाइफर्केशन हम लोग नोट नंबर दे करके अलग से एक चार्ट में हम लोग दिखलाएंगे। अब हम लोग का दूसरा पॉइंट जो आता है शेड्यूल 3 का दूसरा पॉइंट जो है असेट्स, ये 2 पार्ट में बटेगा, नॉन करेंट असेट्स और करेंट असेट्स। तो नॉन करेंट असेट्स में पहला हो जाएगा हमारा फिक्स असेट्स। फिक्स असेट्स को हम लोग कैटेगरी में बांटेंगे, 4 कैटेगरी में। पहला टेंजिबल असेट्स। टेंजिबल असेट्स उसको कहते हैं जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जैसे प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर्स एंड फिक्चर्स, ये जितने भी हमारे हैं वो हमारा टेंजिबल असेट्स है। और इंटेंजिबल असेट्स ऐसे असेट्स को कहते हैं जिसको कि हम लोग देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, महसूस नहीं कर सकते। तो इंटेंजिबल असेट्स में हमारा आ जाता है गुडविल, पेटेंट राइट, कॉपीराइट, डिफरेंट टाइप का सॉफ्टवेयर, ये जितने भी प्रकार का है, ट्रेडमार्क, डिजाइन, ये सारे हमारे इंटेंजिबल असेट्स के अंतर्गत आएंगे। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब ये होगा कि बहुत सारे हमारे जो असेट्स हैं या स्टॉक्स हैं जो अभी ना तो रॉ मटेरियल में है और ना ही फिनिश गुड्स में है, अभी बीच में है, सेमी फिनिश गुड्स टाइप के हैं, तो उसको हम लोग कहेंगे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। ये बहुत सारे हमारे जो एसेट्स हैं वो अभी फिनिश नहीं हुए हैं, तो उसको हम लोग कहेंगे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। नेक्स्ट है इंटेजिबल असेट्स अंडर डेवलपमेंट। बहुत सारे इंटेजिबल असेट्स जैसे होते हैं, जैसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हो गया या टेक्नोलॉजी हो गया जो कंपनी बनाती है, वो एक दिन में नहीं बनती है, उसको भी बनाने में समय लगता है। तो उसको बनाने में जो समय लगता है, तो उस समय के बीच में यदि ये हमारा प्रोसेस है तो उसको हम लोग बोलेंगे इंटेंजिबल असेट्स अंडर डेवलपमेंट। अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, अभी बीच में है, तो उसको हम लोग बोलेंगे इंटेंजिबल असेट्स अंडर डेवलपमेंट। फिर उसके बाद आएगा नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में हमारा आएगा जैसे कंपनी ने इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है, कंपनी ने इक्विटी में इन्वेस्टमेंट किया है, कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर्स में इन्वेस्ट किया है, कंपनी ने गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किया है, कंपनी डिवेंचर में इन्वेस्ट किया है, कंपनी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है। तो इस प्रकार के इन्वेस्टमेंट को हम लोग नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में रखेंगे। डेफर्ड टैक्स असेट्स, जैसे लायबिलिटी साइड में डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आया था, उसी प्रकार यहाँ पर डेफर्ड टैक्स असेट्स है। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी टैक्स ज़्यादा भुगतान कर दी है और वो टैक्स उसको रिफंड मिला है, तो इसको हम लोग बोलेंगे डेफर्ड टैक्स असेट्स। क्योंकि दोनों के असेसमेंट में अंतर आ सकता है, या तो कंपनी को चुकाना पड़े या कंपनी को वापस मिले। तो यहाँ पर कंपनी को यदि वापस मिलता है इनकम टैक्स अथॉरिटी के असेसमेंट के द्वारा, तो उसको हम लोग बोलेंगे डेफर्ड टैक्स असेट्स। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेज। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेज में हमारा हो जाएगा जैसे डेटर्स आ जाएगा, कैपिटल एडवांस, किसी को एडवांस दिए हुए हैं या कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट दिए हुए हैं, तो इस प्रकार के असेट्स को हम लोग क्या रखेंगे लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेज में। अदर नॉन करेंट असेट्स में हमारा आ जाएगा जैसे छोटी अवधि के लिए ट्रेड रिसीवेबल वगैरह हमारा आ सकता है और अदर्स आ सकता है। अब असेट साइड का दूसरा पॉइंट है करेंट असेट्स। करेंट असेट्स में हमारा आ जाएगा करेंट इन्वेस्टमेंट। जैसे यहाँ पर हम लोग देख रहे थे ऊपर में था नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर करेंट इन्वेस्टमेंट का मतलब ये हो गया ऐसा इन्वेस्टमेंट जो
छोटी अवधि के लिए किया गया है, 1 साल से कम के लिए इन्वेस्टमेंट किया गया है, उसको हम लोग यहाँ पर दिखलाएंगे। अब यहाँ पर है इन्वेंट्री। इन्वेंट्रीज का मतलब हो गया स्टॉक, हमारा क्लोजिंग स्टॉक जो होता है उसको हम लोग इन्वेंट्रीज कहेंगे। ट्रेड रिसीवेबल, जो छोटी अवधि के लिए हमारा बिल्स रिसीवेबल है, वो यहाँ पर आएगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आ जाएगा कैश एट बैंक या कैश इन हैंड, या कोई चेक ड्राफ्ट हमारे पास पड़ा हुआ है तो वो हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आ जाएगा। शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेज, यदि कंपनी ने शॉर्ट टर्म के लिए किसी को लोन दिया है या एडवांस दिया है तो वो इसके अंतर्गत आएगा। अदर करेंट असेट्स, इसके अलावा भी और कोई अदर करेंट असेट्स है, छोटा टूल्स वगैरह, ये जितना भी आएगा वो हमारे इसके अंतर्गत आएगा। तो इक्विटी एंड लायबिलिटी के साइड को हम लोग यहाँ टोटल कर लेंगे। फिर इसी के कंटिन्यूएशन में, ये इसके ठीक नीचे बनेगा, इसी के कंटिन्यूएशन में स्टेटमेंट फॉर्म में बनेगा ये इक्विटी एंड लायबिलिटी का टोटल और ये असेट्स का टोटल। अब यहाँ पर जितने भी आइटम दिए हुए, टेंजिबल असेट्स, इनटेंजिबल असेट्स, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, ये इसका जो भी अमाउंट आएगा यहाँ पर नेट दिखलाया जाएगा। इसका बाइफर्केशन या डिसइंटीग्रेशन नोट नंबर हम लोग अलग से दे करके हम लोग लिखेंगे। जैसे नोट नंबर 1 जैसे शेयर कैपिटल का है तो यहाँ पर लिखेंगे पहले ऑथोराइज कैपिटल, जितना है लिख करके बंद करेंगे। फिर उसके बाद लिखेंगे इशूड एंड कॉल्ड अप, ये अमाउंट लिखेंगे, इसको लिखेंगे। फिर यहाँ पर लिखेंगे पेड अप कैपिटल, जो अमाउंट आएगा वही यहाँ पर हम लोग दिखलाएंगे। उसी प्रकार जैसे मशीनरी वगैरह फिक्स एसेट पर डेप्रिसिएशन है तो डेप्रिसिएशन चार्ज करके वहाँ पर हम लोग दिखलाएंगे। इसमें एक दो चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस वगैरह हम लोग असेट साइड में नहीं दिखाते हैं। जितना राइट ऑफ हुआ है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जो पुराने में हम लोग दिखलाते थे, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर जो असेट साइड में दिखलाते थे, वो हम लोग यहाँ पर जो बैलेंस बच जाता था उसको हम लोग एसेट साइड में दिखलाते थे, उसको अब हम लोग इसमें नहीं दिखलाएंगे। सिर्फ जितना राइट ऑफ हुआ है उतना हम लोग सिर्फ प्रॉफिट से माइनस कर देंगे, लेकिन प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर, इस सब को अब एसेट्स में हम लोग नहीं दिखलाएंगे। तो हम लोगों को सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसको, इस परफॉर्मा को याद करना है और इसके अनुसार बैलेंस शीट बनाना है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन अब दिया हुआ रहेगा, क्वेश्चन में यदि बैलेंस शीट दिया हुआ रहेगा तो इसी परफॉर्मा पर दिया हुआ रहेगा। और यदि किसी भी चैप्टर में बोल रहा है कि आप बैलेंस शीट बना करके दिखलाइए कंपनी का, तो वहाँ पर हमको इसी फॉर्मेट पर वर्टिकल फॉर्म में शेड्यूल 3 कंपनी एक्ट 2030 के अनुसार हमको बैलेंस शीट बना करके दिखलाना होगा। तो इसको याद करना, इसको मेमोराइज करना, इसको बनाने की प्रैक्टिस करना सबसे इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट हम लोग कैसे बनाते हैं शेड्यूल 3 कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार, वो हम लोग देखेंगे और इस पर फिर सवाल भी देखेंगे। थैंक यू। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो।